हेलो एवरीवन, आई एम विशाल। हम जो आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मोल कंसेप्ट। जैसा अभी आपने थंबनेल में देख लिया हो कि मोल कंसेप्ट को हम बिल्कुल ही डीपली स्टडी करेंगे और हम इसके ऐसा तो नहीं होगा कि हम इसके कोई भी टॉपिक को स्किप करें। हम सारे के सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन, चाहे वो बेसिक टॉपिक हो चाहे वो एडवांस लेवल का टॉपिक हो। हम सारे टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जैसे हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस टॉपिक की एंड में आपको एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे उसमें, वो आपने उसको करना है। और उसके बाद क्या होंगे, जो उसके आंसर्स हैं उसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे, उसके कमेंट में मिलेंगे। क्लियर। जैसे हम आज जो भी टॉपिक शुरू करेंगे, इस वीडियो के एंड में क्या मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपको कमेंट में क्या मिलेंगे, उसके ऑप्शंस मिलेंगे। क्लियर। अब देखो, हमें पता है कि जो मोल कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट अपने आप में बहुत ही वास्ट टॉपिक है। क्लियर। और मोल कंसेप्ट में जो भी हमारे पास जो भी कंसेप्ट्स आएंगे वो पूरी केमिस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, वो यूज होते हैं। क्योंकि जो मोल कंसेप्ट एक बेसिक टॉपिक है। मतलब जो अगर हमने ये मोल कंसेप्ट कर लिया तो मोल कंसेप्ट की अगर हमें करने के बाद जो बाकी टॉपिक्स में भी हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। जैसे हम मोल निकालेंगे तो जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सब में हम मोल की बात करते हैं, मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल कैसे निकालते हैं वो हम कहां सीखेंगे, मोल कंसेप्ट के अंदर सीखेंगे। ठीक है। तो केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही बेसिक है, जिनका यूज पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर होता है। क्लियर। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट। अब देखो, मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले हम बेसिक करेंगे। मोल कंसेप्ट एक्चुअल में शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, बेसिक करेंगे कि बेसिक एक्चुअल में जो केमिस्ट्री क्या है। मोल कंसेप्ट तो बाद में आया, मतलब उससे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री की। क्लियर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता होना चाहिए, मैटर के बारे में पता होना चाहिए हमें। क्लियर। जैसे कोई भी एलिमेंट है उसके जो मास है, मास के बारे में पता होना चाहिए, उसका मास कैसे याद रखा जाए हमें वो भी पता होना चाहिए। क्लियर। जैसे जिंक है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है। तो जिंक का मास हमें एक बार सोचना पड़ेगा कितना जिंक का मास है, हमें याद भी नहीं होगा बट हमें याद करना है। हमें जिंक का मास क्या है, याद करना है। जिंक का मास कितना होता है, 65 होता है। क्लियर। तो वो भी हम थोड़ी सी ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम मास को याद रख सकते हैं, कैसे हम एटॉमिक नंबर तो हमें याद ही होते हैं, जैसे 30 तक तो हमें याद ही करने हैं, बाकी भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बट जो मासेस है, मासेस के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसको हमें याद करना है। क्यों? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमें मास नहीं पता होगा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कब नहीं निकाल सकते, जब हमें मास नहीं पता। बट अगर हमें मास पता है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं तो मोल कंसेप्ट में उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर। अब देखो, जो मोल कंसेप्ट है, चैप्टर का नाम मोल कंसेप्ट नहीं, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर हम मोल कंसेप्ट स्टडी करते हैं। अब मोल कंसेप्ट के अलावा भी बहुत सारे और इसके अंदर टॉपिक्स हैं। उसके अंदर मॉलिक्यूल फार्मूला वगैरह हम कैलकुलेट करते हैं, एवरेज मास कैलकुलेट करते हैं, तो हम बेसिक केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो मोल कंसेप्ट एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर मोल कंसेप्ट एक टॉपिक है। तो बस वही हम बोलते हैं कि मोल कंसेप्ट हमें करना है, मतलब हमें पूरा चैप्टर क्या करना है, वो स्टडी करना है। क्लियर। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मोल कंसेप्ट। देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बेसिक कांसेप्ट्स है केमिस्ट्री के, सबसे पहले हमें बेसिक कांसेप्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो केमिस्ट्री एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। देखो, हमें पता है कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्या है, साइंस की ब्रांच है। जैसे हम 10th में क्या करते हैं, 10th में हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, 10th में फिजिक्स भी करते हैं, 10th में बायो भी करते हैं। जैसे 11th में आते हैं तो केमिस्ट्री अलग होगी, फिजिक्स एक अलग सब्जेक्ट बन गया और बायो को हम अलग से स्टडी करते हैं। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। सो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स। देखो, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, 9th 10th में किसके बारे में पढ़ा था, 9th 10th जो टोटली है वो मैटर के बारे में है। 9th में जो हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी किससे रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड है। जो केमिस्ट्री है वो भी किससे रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, in which we deals with the स्टडी ऑफ मैटर। जिसके अंदर क्या करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें कोई नया एलिमेंट मिला है। अब हम बताएं कि जो एलिमेंट है वो 100 से भी ज्यादा हम डिस्कवर कर चुके हैं।
वैसे जो बाकी हम डिस्कवर कर रहे हैं वो तो एक्चुअली वो मैन मेड है, मतलब सिंथेटिक है, एक से दूसरा बना दिया बाय रेडियो एक्टिव फिशन करके, ठीक है। पर हमें 100 से भी ज्यादा हम जो हमें एलिमेंट्स है पता चल गए हैं। अब जैसे हमें कोई लेट्स से कि नया एलिमेंट मिला, और नया एलिमेंट क्या है, मैटर है। नया एलिमेंट के कोई भी है मैटर है, हमें पता है कि जो बोर्ड में लिख रहा हूँ वो क्या मैटर है, जिससे लिख रहा हूँ वो भी क्या है मैटर है, और जो आपके सामने खड़ा है वो भी क्या है मैटर है, सब कुछ क्या है मैटर है। क्लियर। अब देखो हम इसके अंदर मैटर की स्टडी करेंगे। लेट्स से कि हमें कोई नया मैटर मिला, मतलब हमें कोई नया एलिमेंट मिला, तो उस एलिमेंट में हम क्या करेंगे, उसकी हमें पहले प्रॉपर्टी पता लगानी है, उसकी हमें कंपोजिशन पता लगानी है, उसका हमें स्ट्रक्चर पता लगाना है। कि जैसे हमें कोई मैटर मिला है और लेट्स से कि वाटर ही है, अब वाटर हमें पहले उसका स्ट्रक्चर पता लगाना है कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर हम उसकी कंपोजिशन, देखो कंपोजिशन क्या होती है, किन से मिलकर वो बना है। जैसे वाटर है, वाटर किन से मिलकर बना है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जो उसकी कंपोजिशन क्या हुई, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब उसकी जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हुए वो क्या हुए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर। अब देखो हमें कंपोजिशन भी पता लगा ली कि जो वाटर है, वाटर का वो जो कंपोजिशन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वो मिलकर बने हैं। उसके स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होता है। अब अगर आप 11th के ही स्टूडेंट हो और आप स्टार्टिंग से देख रहे हो, मतलब अगर आप 11th में आए हो तो अभी नहीं पता चलेगा कि आपको ये वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बना, बट अगर आप 11th आपने पास आउट कर ली है और अगर आप आईआईटी और नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसको आपको पता होगा कि जो वाटर है, वाटर की जो शेप होती है वो क्या होती है, बेंट होती है या फिर वी शेप। वो आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, हमें इसकी कंपोजिशन भी पता चल गई है, ठीक है। अब देखो हमें पता लगाना है कि जैसे वाटर है, रूम टेम्परेचर पे उसकी क्या स्टेट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका कलर क्या है, किन किन के साथ वो रिएक्शन करता है, एसिड के साथ करता है नहीं करता, बेस के साथ करता है नहीं करता, सोल्ट के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, कौन कौन सी वो जनरल रिएक्शंस शो करता है, ठीक है। तो हमें मैटर के बारे में क्या पता लगाना है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन एंड इट्स ऑल प्रॉपर्टीज, and its all properties. So chemistry क्या है, chemistry is a branch of science in which we deals with the study of matter, its composition, structure and its all properties. जो भी मैटर हमें मिलेगा हमें उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी की सारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, सबको हमें क्या करना है, पता लगाना है। क्यों, क्योंकि तभी तो मैटर के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। तो वो पता हम कहाँ पे करते हैं, वो हम सारा का सारा केमिस्ट्री के अंडर करते हैं, सारा का सारा केमिस्ट्री के अंडर आएगा। अगर हम किसी भी एलिमेंट हमें नया डिस्कवर हुआ है उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं तो सारा का सारा हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, वो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। मैटर, उसकी कंपोजिशन, उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हमें पता लगाना है हर एक मैटर की, किसका वो रिएक्शन करेगा, किसका रिएक्शन नहीं करेगा, कौन कौन सी करेगा, कौन कौन सी नहीं करेगा, रूम टेम्परेचर पे कैसे करेगा, हाई टेम्परेचर पे कैसे करेगा, कोल्ड में करेगा नहीं करेगा, रेड हॉट में कैसे करेगा। तो सारा का सारा कहाँ आएगा, केमिस्ट्री के अंदर आएगा। क्लियर। अब देखो जो केमिस्ट्री है सारी की सारी इसके ऊपर है, मैटर के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मैटर है एक्चुअली मैटर भी क्या होता है, जो मैटर है मैटर भी क्या होता है। अब देखो 9th में आपने पढ़ा होगा मैटर, मैटर क्या होता है ये आपने सबने पढ़ा होगा 9th में। इवन क्या आपने और भी स्मॉलर क्लासेस के अंदर स्टडी किया होगा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग ओन मास, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग ओन मास, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। क्यों, जो भी कोई अगर स्पेस ले रहा है उसको क्या होगा, मैटर होगा, और जिसका खुद का क्या होगा, मास होगा, वो क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है। अब हमें पता है कि मैटर, एक और डेफिनेशन है मैटर की, वो बोलते हैं कि मैटर व्हिच कैन बी फेल्ट बाय, व्हिच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर 5 सेंसेस। हमें पता है कि जो हमारे कितनी सेंस है, हमारे 5 सेंस है, और उसमें से अगर हम किसी भी एक या फिर एक से ज्यादा सेंस का यूज करके अगर हम उसको
पता लगा दें तो वो क्या होगा, मैटर होगा। उसको अगर हम फील कर सकें, मतलब एक से ज्यादा सेंस से अगर हम उसको फील कर सकें तो वो क्या होगा, मैटर होगा। ठीक है, पर ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बाद में आई है। जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या आई है, बाद में आई है। 5 सेंसेस वाली डेफिनेशन बाद में आई है। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई मास एंड हैविंग ओन स्पेस, ये भी क्या है, बाद में। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर ने अपनी एक डेफिनेशन दी थी मैटर के बारे में कि मैटर क्या होगा, जो 5 तत्व से बनकर बना है, जो 5 तत्व है उनसे वो मिलकर बना है। तो इंडियन फिलोसोफर ने क्या कहा था मैटर के बारे में, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग क्या था, जो 5 तत्व, पंच तत्व से जो मिलकर बना है वो क्या होगा, मैटर होगा। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं, पंच तत्व है अग्नि, अग्नि क्या बोलेंगे उसको, फायर, जल मींस वाटर, वायु एयर, आकाश दैट इज स्काई, एंड धरती या फिर पृथ्वी दैट इज अर्थ। जो 5 तत्व से मिलकर बना है, कौन कौन से 5 तत्व हमारे पास, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, वो क्या होगा, मैटर होगा। ये इंडियन फिलोसोफर ने बोला था। इंडियन फिलोसोफर ने जो 5 तत्व से मिलकर बना है, कौन कौन से 5 तत्व, फायर, वाटर, एयर, स्काई एंड अर्थ, इनसे मिलकर जो भी बना होगा वो क्या होगा, मैटर होगा। उनसे मिलकर जो बना होगा वो क्या होगा, मैटर होगा। देखो जो मैटर है ये सारा कुछ आप पहले स्टडी कर चुके हो, 9th क्लास में आपने, 9th या 10th में आपने स्टडी कर लिया होगा। बट यहाँ पर अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ और भी डिटेल में मिलेगा, मतलब आपको थोड़ा एडवांस लेवल का भी मिलेगा यहाँ पे। क्लियर, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मोटिव है हमें उसको बेसिक लेवल पे नहीं करना, हमें जो टॉपिक को बेसिक लेवल से लेके उसको एडवांस लेवल तक लेके जाना है। इवन हम उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। क्लियर, तो जो मैटर क्या होगा, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग ओन मास, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। और या फिर जो एक और एक से ज्यादा सेंस का यूज करके हम उसको फील कर सके, दैट इज मैटर। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या, जो पंच तत्व से मिलकर बने, कौन कौन से पंच तत्व है, फायर, वाटर, एयर, स्काई एंड अर्थ, वो क्या होगा, मैटर होगा। अब ऐसे ही हमारे पास एक एंटी मैटर भी होता है। ऐसे क्या होता है, एंटी मैटर भी होता है। अब आपने कहीं ना नाम पहली बार सुना होगा कि ये एंटी मैटर है। एंटी मैटर एक्चुअल में है क्या ये, अब जैसे मैटर होता है वैसे क्या होता है, एंटी मैटर होता है। एंटी मैटर देखा है, मैटर तो हमने देखा है, मैटर तो सब कुछ क्या है, मैटर ही है। क्या एंटी मैटर देखा है, एंटी मैटर हमने नहीं देखा। मतलब जो एंटी मैटर है, एंटी मैटर एक्चुअली में कैसे फॉर्म होता है, एंटी मैटर फॉर्म होता है कि जब बहुत ही हाई एनर्जेटिक रेज आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहां से जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंटी मैटर फॉर्म होता है। जब बहुत ही हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहां से क्या फॉर्म होता है, एंटी मैटर फॉर्म होता है। एंटी मैटर किन किन से मिलकर बना है, एंटी मैटर मिलकर बना है एंटी पार्टिकल से। एंटी पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर पार्टिकल से मिलकर। कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, गोल्ड पार्टिकल्स, उनसे मिलकर क्या बना है, मैटर बना है। एंटी मैटर किससे मिलकर बना है, एंटी पार्टिकल। अब एंटी पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटॉन होता है ना वैसे एंटी प्रोटॉन भी होता है। जैसे प्रोटॉन होता है ऐसे ही एंटी प्रोटॉन भी होता है। जैसे न्यूट्रॉन होता है वैसे एंटी न्यूट्रॉन भी होता है। एंटी मैटर के ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है कि जो एंटी मैटर है, एंटी मैटर को हम मैक्रोस्कोपिक, मतलब ज्यादा अमाउंट में उसको नहीं ले सकते, उसको हम थोड़ा सा कम अमाउंट में कर सकते हैं। एक तो एंटी मैटर को बनाना बहुत मुश्किल है, दूसरा जो उसका जो कॉस्ट है, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। एंटी मैटर को जो क्योंकि बहुत ही हाईली एनर्जेटिक रेस को कोलाइड कराना और वहां से उसको कलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो जो एंटी मैटर है, एंटी मैटर को बहुत ज्यादा अमाउंट में हम नहीं ले सकते, इतना ज्यादा अमाउंट हमारे पास एंटी मैटर का नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो अमाउंट आता है, फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है एंटी मैटर का। इनसे मिलकर बना, ऐसे माना जाता है कि एंटी प्रोटॉन होता है और एंटी न्यूट्रॉन, उनसे मिलकर बना होता है। मतलब एंटी पार्टिकल्स, एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनसे मिलकर क्या बना है, एंटी मैटर बना है। अब देखो जैसे हम बोलते हैं कि जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम हैं, उसका क्या नाम है, उसका नाम मिल्की वे। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है, सारा कुछ मैटर है, एंटी मैटर यहाँ पर नहीं है, सारा कुछ क्या है यहाँ पर, मैटर। बोलते हैं कि एक ऐसी गैलेक्सी जरूर है, एक ऐसी गैलेक्सी जरूर है जहां पर सारा कुछ क्या होगा, एंटी मैटर होगा, जहां पर सारा क्या होगा, एंटी मैटर होगा। जैसे इस गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है, मैटर है, एंटी मैटर नहीं है। एंटी मैटर को फॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे ही ऐसी कोई गैलेक्सी है जहां पर सारे का सारा क्या है, एंटी मैटर है, और जहां पर मैटर फॉर्म करना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर जो मैटर है किनसे मिलकर बना है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वहां पर जो एंटी मैटर है किससे मिलकर बना है, एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज एंटी प्रोटॉन, एंटी जो भी होगा, एंटी प्रोटॉन्स, एंटी न्यूट्रॉन्स, उनसे मिलकर बने हैं एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एंटी क्वार्क्स। सो एंटी मैटर, इसके बारे में स्टडी चल रही है, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए कि जैसे मैटर होता है वैसे एंटी मैटर भी होता है। कैसे बनता है ये, ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज, ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाईली ड्यू टू कोलिजन ऑफ हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज। जब हाईली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज आपस में कोलाइड करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए क्या फॉर्म होता है, एंटी मैटर फॉर्म होता है। एंटी मैटर को कलेक्ट करना, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में करना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है, वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, ठीक। हमें क्या करना है, हमें तो मैटर स्टडी करना है, क्लियर। अब देखो हमें पता है कि जो मैटर है, मैटर कितने टाइप का है, मैटर को हमने कितने पार्ट में उसको क्लासिफाई किया हुआ है। मैटर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एक है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। एक है हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन, क्लियर। अब देखो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर कितने टाइप की है, फिजिकल क्लासिफिकेशन फर्दर पढ़ते हैं तीन टाइप की, एक तो है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैसियस। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक है गैसियस। मतलब हम जो फिजिकली जो मैटर को, फिजिकली मैटर हमारे पास कितने टाइप के हैं, सॉलिड, जैसे वुड हो गया सॉलिड, बोर्ड हो गया सॉलिड, तो ये हो गया, ये क्या है, सॉलिड है। लिक्विड वाटर, गैसियस ऑक्सीजन गैस होगी, वो क्या है, वो भी मैटर है। एयर भी क्या है, मैटर है। एयर को हम फील कर सकते हैं बट हम उसको टच नहीं कर सकते, तो पर हम उसको तो फील तो कर सकते हैं ना, फील तो कर सकते हैं उसको, तो वो भी क्या होगा, मैटर होगा। हम वहां पे सेंस लग रही है हमारे वहां पे भी, तो वो भी क्या होगा, मैटर होगा। पर वो कैसा मैटर होगा, वो हमारे पास गैसियस क्या होगा, गैसियस मैटर होगा हमारे पास, ठीक। ऐसे ही हमारे पास एक केमिकल क्लासिफिकेशन भी है। केमिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप के हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर दो टाइप की है। एक है हमारे पास प्योर सब्सटेंस और एक हमारे पास क्या है, मिक्सचर्स है। एक है हमारे पास प्योर सब्सटेंस और एक क्या है, मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस फर्दर कितने टाइप में डिस्टिंग्विश है, प्योर सब्सटेंस है दो, एक तो है हमारे पास एलिमेंट और एक क्या है, कंपाउंड। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, अब कईयों को कंफ्यूजन है कि एलिमेंट में, मोल में, मॉलिक्यूल में, एटम में, कंपाउंड में, इनमें फर्क क्या है, मिक्सचर में इनमें क्या फर्क है। वो आपका जो आज डाउट है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मोल क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर में कंपाउंड में क्या फर्क है, वो सारा का सारा आज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जो प्योर सब्सटेंस है फर्दर कितने टाइप के, एलिमेंट भी और कंपाउंड, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या है, प्योर है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या है, प्योर है। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट फर्दर कितने टाइप के हैं, एलिमेंट फर्दर है तीन टाइप का, मेटल, नॉन मेटल और थर्ड क्या पढ़ते हैं हम, मेटलॉइड। मेटलॉइड को क्या बोलते हैं, सेमी मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे दैट इज मेटलॉइड, क्लियर। अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड फर्दर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कौन सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर कितने टाइप के हैं, मिक्सचर भी दो टाइप के हैं, एक तो है हमारे पास होमोजीनस और एक है हमारे पास हेट्रोजीनस। एक तो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर और एक क्या होगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा। और देखो ये सारा कुछ आपने 9th में पढ़ा होगा, बट आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मेटलॉइड कितने हैं, एलिमेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम इसमें एटम और मॉलिक्यूल भी स्टडी करेंगे, पर एटम और मॉलिक्यूल हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट में दिखाते हैं, उसको हम
और उसके अंदर स्टडी करते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो एलिमेंट भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है, पर जो एटम है, एटम सिर्फ क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो हम इसमें ही एलिमेंट और कंपाउंड में ही स्टडी करेंगे। क्लियर? मिक्सचर, किसी को मिक्स करें, अब मिक्सचर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ठीक है, अब उसमें डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। तो हमें सबको वन बाय वन क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन, हमने फिजिकली जो मैटर है, मैटर को कितने टाइप में डिस्टिंग्विश किया हुआ है, तीन टाइप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो बट आपने अगर 9th में पढ़ा होगा सही से, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि जो टोटल स्टेट्स होती हैं, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 5 स्टेट होती हैं। जो मैटर की जो नॉर्मल स्टेट होते हैं वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं। कौन कौन सी 5 होती हैं? एक सॉलिड, सॉलिड के बाद आपने क्या पढ़ा होगा, लिक्विड, लिक्विड के बाद गैसेस, गैस के बाद फिर आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद फिर आपने पढ़ा होगा बोस, आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पर यहाँ पे जो हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं हम नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो प्लाज्मा रेज है, प्लाज्मा जो स्टेट है, और जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये हमें नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं मिलते। प्लाज्मा में बहुत ही हाई टेम्परेचर में मिलते हैं, और बोस आइंस्टाइन के लिए हमें बहुत ही डेंसिटी क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। अराउंड 1000, 1/1000 हमें टाइम क्या करना है, हमें डेंसिटी को डिक्रीज करना पड़ता है। नॉर्मल कंडीशंस में हमें क्या मिलेगी, एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब है कि एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे कौन कौन से होंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे 3 ही होंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें 3 ही स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी जो दो है वो नॉर्मल कंडीशंस में हम उसको स्टडी नहीं करते, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वो होती हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमें पता है कि जो सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है। अब ये बोर्ड है जिसपे मैं लिख रहा हूँ, ये है जो हमारे पास मार्कर है, वो क्या है, सॉलिड है। ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे मार्कर है, मार्कर भी किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। मार्कर भी किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर वाटर है, वाटर भी किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर कोई जैसे ऑक्सीजन गैस है या कोई और नॉर्मल गैस है, CO2 गैस है, तो गैस भी किससे मिलकर बनी है, पार्टिकल से मिलकर बना है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसमें, बेसिक डिफरेंस देखो, जब पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होंगे, जब पार्टिकल्स बहुत क्या होंगे, पास होंगे, जिनसे मिलकर वो बना है, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जब उसके बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा, जब बिल्कुल पास पास होंगे, तो वो स्टेट कौन सी होगी, सॉलिड स्टेट होगी। जब पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे तो स्टेट कौन सी होगी, लिक्विड होगी। जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है तो स्टेट कौन सी होगी, गैसेस होगी। अब पार्टिकल्स पास है तो स्टेट सॉलिड है, ऐसा क्यों। देखो जब पार्टिकल्स पास है, इसका मतलब है कि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तभी तो पार्टिकल पास है, तभी तो सॉलिड है। ये सॉलिड ही क्यों है, लिक्विड में क्यों नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि इस कंडीशंस पे, इस टेम्परेचर के ऊपर क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपस में क्या है, बहुत स्ट्रांगली बाउंड है। जब स्ट्रांगली बाउंड होते हैं तो स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड होती है। जब कम स्ट्रांगली बाउंड होते हैं तो स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड होती है। जो बहुत वीकली बाउंड होते हैं तब स्टेट क्या होती है, गैसेस होती है। ठीक है, पर गैसेस का मतलब ये नहीं कि वहां पे बिल्कुल ही अट्रैक्शन नहीं होती, वहां पर भी होती है अट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वहां पर भी, पर वो बहुत वीक होती है वहां पर भी। ठीक है, तो सॉलिड कोई भी सॉलिड जो है, जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स है बहुत पास पास है, उसके बीच में स्पेस क्या है, स्पेस कम है। क्लियर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया। अब सॉलिड, सॉलिड का क्या होता है, जो हम बेसिक डेफिनेशन बोलते हैं सॉलिड की, वो क्या है, व्हिच है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अब देखो जो मार्कर है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है, क्या शेप चेंज हो रही है, नहीं हो रही चेंज,
तो इसको कहीं मर्जी रखे हम, कोई चेंज शेप होगी नहीं होगा। इसका वॉल्यूम भी क्या है, इसका फिक्स है, वॉल्यूम में कैसे जितनी इसके अंदर इंक आनी होगी उतनी ही पर्टिकुलर इंक आएगी, ना कम आएगी ना क्या आएगी, ज्यादा आएगी। कम तो आ ही सकती है, तो ऊपर से खाली रहेगा वो, पर क्या ज्यादा आ सकती है, ज्यादा नहीं आएगी। तो सॉलिड क्या है, जिसमें डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम है, ये आप स्टडी कर चुके हो। सॉलिड लिक्विड गैस में भी आप डिफरेंस कर चुके हो। लिक्विड क्या होता है, जिसके अंदर जो शेप है, शेप तो क्या होती है उसकी फिक्स नहीं होती, बट जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। जो उसकी शेप है वो फिक्स नहीं, जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, तो थोड़ा सा कंप्रेस होता है, ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। लिक्विड ज्यादा जनरली ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। अब जैसे लिक्विड अगर हम नॉर्मल ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप लेगा, अगर हम किसी और बोतल में डालें तो बोतल की शेप लेगा। जिस भी कंटेनर में, जिस भी वेसल के अंदर हम उसको ऐड करेंगे, बीकर में डालें तो बीकर की शेप लेगा, ब्यूरेट में डालें तो ब्यूरेट की शेप लेगा, जिस भी हम उसमें डालेंगे उसी के क्या लेगा, वो शेप ले लेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। जिसका जो लिक्विड है, लिक्विड का जो वॉल्यूम तो क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखो जितना 1 लीटर है तो जिस मर्जी में डालेंगे रहेगा तो क्या वो 1 लीटर रहेगा, पर जिसमें भी डालेंगे वो उसी कंटेनर के क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। गैस के अंदर ना ही वॉल्यूम फिक्स होता ना ही उसकी शेप फिक्स होती है, ठीक है। अब जैसे वॉल्यूम है, जैसे अगर हमारे पास गैस है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास डिओड्रेंट होते हैं, डीओ के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में गैस होती है, पर हम उसमें उसको बहुत ही कंप्रेस करके उसके अंदर डाला हुआ है। डीओ के अंदर जो हमने जो डाला हुआ है उसके अंदर बहुत ही कंप्रेस करके ऐड किया हुआ है। जब हम कंप्रेस करेंगे तो जो गैस है, गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर हम उसको उसका प्रेशर कम कर दें, उसको रिलीज कर दें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसके अंदर भी डालेंगे उसकी शेप तो लेगा, साथ में जो उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स नहीं है। सेम गैस को पहले मैं लिक्विड से कंपेयर करते हैं इसको। लेट्स से कि मेरे पास ये इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर है। इसका वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है। इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम क्या है, 5 लीटर है। अब अगर हम 1 लीटर वो डालेंगे लिक्विड, तो 1 लीटर लिक्विड कितने में आएगा, पूरे में 1 लीटर लिक्विड है, 1 लीटर का है, तो पूरा का पूरा हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बट अगर हम इस लिक्विड को इसके अंदर ऐड कर दें, इसके अंदर ऐड करने पे क्या होगा, ये तो 5 लीटर है, 1 लीटर जितना होगा उतना आ जाएगा। बाकी स्पेस क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। बाकी स्पेस क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। क्यों एम्प्टी रहा, क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। बट अगर हम सेम केस लें गैसेस के लिए, सेम किसके लिए, गैस के लिए, ये 1 लीटर, ये 5 लीटर। अब इसके अंदर जो गैस है 1 लीटर के अंदर पूरी फिल हो रखी है। बट अगर हम इसी 1 लीटर गैसेस को कहां पे ऐड करें, 5 लीटर के कंटेनर में ऐड करें, तो क्या होगा, लिक्विड की तरह तो होगा नहीं, क्योंकि जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स तो दूर दूर चले जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो पूरे में क्या हो जाएंगे, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देखो यही डिफरेंस है लिक्विड में और गैस के अंदर। लिक्विड का वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। बट गैस के केस में क्या होता है कि अगर उसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जितना भी उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा ना, उतना ही वॉल्यूम गैस का हो जाएगा। जिस भी कंटेनर के अंदर हम ऐड करेंगे उसकी शेप तो लेगा, साथ में जितना भी उसका वॉल्यूम है, उसका खुद का वॉल्यूम है कंटेनर का, वेसल का, उतना ही वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा हमारा सब्सटेंस। क्लियर, neither definite volume nor definite शेप। ना ही उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही जो उसकी शेप है, शेप भी क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती। क्लियर, तो ये बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस आपको पता ही है। सॉलिड पार्टिकल्स पास पास होंगे, लिक्विड पार्टिकल थोड़े दूर होंगे, गैस में पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, कम होती है। क्लियर, सॉलिड का जो वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स होते हैं, लिक्विड का जो शेप है, शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेस केस में ना ही उसकी जो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उसका जो शेप है वो फिक्स होता है। अब हम देखेंगे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसको हम कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हम इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते क्या है,
जैसे अगर हम लिक्विड से गैसेस में गए, हमने लिक्विड को क्या किया, बॉईल किया, उसको उसको क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। तो वही हमें जिसको जो तीनों स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस, उसको हमें आपस में इंटरकन्वर्टेबल देखेंगे। उसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रायंगल। स्टेट इंटरकन्वर्टेबल, स्टेट इंटरकन्वर्टेबल ट्रायंगल। और लेट्स से कि हमारे पास ये क्या है, सॉलिड, इधर सॉलिड है और इधर क्या है, लिक्विड, और इधर क्या होगा, गैस है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्लियर। अब देखो, अगर हम सॉलिड से कहां जाए, लिक्विड के पास जाए, अगर हम सॉलिड से कहां जाए, लिक्विड के पास जाए, तो सॉलिड से लिक्विड, जैसे हमारे पास आइस है, आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आइस से वाटर कैसे बनेगा, जब हम उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, जब हम उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मेल्टिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। और मेल्टिंग तो एक जो हम बोलते हैं, जो नॉर्मल हमने मेल्ट किया उसको, उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसके प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग होता है। तो फ्यूजन कंफ्यूज हो जाता है कि फ्यूजन क्या होता है, तो फ्यूजन को आपने याद रखना मेल्टिंग। और मेल्टिंग क्या होगा, जब हम सॉलिड से कहां जाएंगे, लिक्विड के पास जाएंगे, जब हम सॉलिड से कहां जाएंगे, लिक्विड के पास जाएंगे। अगर हम लिक्विड से सॉलिड के पास जाए, कि लिक्विड है जैसे वाटर है, वाटर को क्या करते हैं, फ्रीज कर दे, वाटर को क्या करते हैं, उसको फ्रीज कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। या फिर हम उसको बोलते हैं कंडेंस। हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको कंडेंस कर दिया, कंडेंसेशन ही बोलते हैं हम उसको। और यहां पर हम क्या बोलेंगे, उसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। क्या होगा, उसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। ऐसे अगर लिक्विड से गैस पे जाए, लिक्विड से कहां गए, गैस पे गए, जैसे वाटर है, वाटर को हमने क्या किया, बॉईल किया, तो वाटर को बॉईल करने में क्या हो गया, वो उसके वेपर बन गए, उसकी गैसेस स्टेट आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। या फिर उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। कि हमने बॉईल कर दिया, लिक्विड को बॉईल करने पे क्या मिलेगा, वाटर को बॉईल करेंगे तो क्या मिलेगा, वाटर वेपर मिलेंगे, ठीक है, वेपर मिल गया हमें। तो वेपर कैसे मिलेगा, हमने उसको क्या किया, बॉईल किया, ये हमने उसको इवेपोरेट किया। अब अगर गैसेस से कहां पे आएंगे, लिक्विड पे आएंगे, गैस से अगर लिक्विड पे कैसे आएंगे, देखो कंडेंसेशन कहीं पे भी टर्म यूज हो सकती है, जब हम उसको क्या करें, कंडेंस करें, जब हम उसको क्या करें, कंडेंस करें। अगर हम लिक्विड को कंडेंस करें तो सॉलिड मिलेगा, अगर हम गैसेस को कंडेंस करें तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट मिलेगी। तो कंडेंसेशन क्या होगा, वो कंडेंसेशन होगा, क्लियर। ऐसे ही अगर हम सॉलिड से कहां जा रहे हैं, गैसेस में जा रहे हैं, सॉलिड से कहां जा रहे हैं, गैसेस में जा रहे हैं। अब आपको पता है कि अगर हम डायरेक्ट सॉलिड से कहां जाए, गैसेस स्टेट पे जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। जब बीच में जब हमारी लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, जैसे हमारे पास आयोडीन है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, उसको हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या होता है, उसके डायरेक्ट वेपर बनते हैं, उसके हमें लिक्विड स्टेट नहीं मिलती, उससे हमें डायरेक्ट क्या मिलते हैं, वेपर मिलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और ऐसे अगर हम गैसेस से सॉलिड जाए तो उसको भी हम सब्लिमेशन ही बोल देते हैं, या फिर हम उसको डी सब्लिमेशन बोल देंगे, या हम उसको क्या बोल देंगे, डी डी सब्लिमेशन, उसको क्या बोल देंगे हम, डी सब्लिमेशन, क्लियर। तो मेल्टिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डी सब डिपोजिशन में बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, डिपॉजिट करना, मतलब उसको कंडेंस करना। बात क्या है, सेम ही है, क्लियर। तो ये हो गया हमारी स्टेट इंटरकन्वर्टेबल ट्रायंगल। सॉलिड लिक्विड गैस में हम कैसे उसको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे फ्यूजन कई बार टर्म आ जाती है। अब हमें फ्यूजन पता नहीं होता, तो फ्यूजन को आपने याद रखना है मेल्टिंग से। फ्यूजन किससे याद रखोगे, मेल्टिंग से याद रखोगे, क्लियर। अब देखो, हम बोलते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि वाटर है हमारे पास, लेट्स से कि
वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में है, वाटर क्या है हमारा लिक्विड स्टेट में है। हमने उसको हीट किया, हमने उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने में हमें क्या मिल गया, जो वाटर है वो हमें गैसियस फेज में मिल गया। वाटर क्या मिल गया हमें, गैसियस फेज में मिल गया। अब आप बताओ कि मेरे को हम इसको वाटर गैस बोलेंगे या फिर वाटर वेपर बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर बोलेंगे या फिर वाटर गैस बोलेंगे। ऐसे एक और है हमारे पास, और लेट्स से कि CO2 है, CO2 सॉलिड फॉर्म में है। CO2 क्या सॉलिड फॉर्म है, CO2 क्या होती है, ड्राई आइस होती है ना, CO2 क्या होती है, ड्राई आइस। और आपको आपने जब पढ़ा होगा तो ड्राई आइस में पढ़ा होगा, ड्राई आइस में क्या शो करती है, सब्लिमेशन। ड्राई आइस में क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट सॉलिड कहां जाएगा, गैसेस में जाएगा। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, हीट करने में क्या मिलेगा हमें, CO2 गैस मिलेगी। अब इसको भी CO2 वेपर बोलेंगे या फिर गैस बोलेंगे। ऐसे ही H2 इसको वेपर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, इसको गैस बोलेंगे। देखो यहां पर तो हम इसको बोलेंगे वाटर वेपर, वाटर वेपर। और यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पर तो हम इसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसा क्यों, देखो अगर कोई रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है, अगर कोई रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, लिक्विड है, तो हाई टेम्परेचर पे हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेपर। हाई टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे, वेपर बोलेंगे। अब जैसे वाटर है, वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है, वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। तो हाई टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे हम, वाटर वेपर बोलेंगे, उसको वाटर गैस नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी क्या है, गैस है, और हाई टेम्परेचर पे भी क्या होगी, गैस होगी। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी गैस है, हाई टेम्परेचर पे भी क्या है, गैस है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम गैस ही बोलेंगे। क्लियर। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, सॉलिड है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वो उसके वेपर बोलेंगे। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे गैस है तो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होगा, वो गैस होगा। क्लियर। जैसे अमोनिया है NH3, NH3 को क्या बोलेंगे, NH3 को अमोनिया गैस ही बोलेंगे, क्योंकि जो अमोनिया गैस है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, पर जो वाटर वेपर है क्या रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते। क्लियर। अब जैसे वाटर वेपर, वाटर गैस कभी मत बोलना, जो वाटर गैस होती है वो अलग चीज होती है। वाटर गैस हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को। जो वाटर गैस होती है एक्चुअल में वाटर गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। और H2O को क्या बोलते हैं, गैस स्टेट में उसको बोलते हैं वाटर वेपर। हम उसको वाटर गैस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वाटर वेपर। क्लियर। तो वेपर में और गैस में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि जो अगर रूम टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है तो हाई टेम्परेचर पे वो क्या होगा, वेपर होंगे उसके। अगर कोई रूम टेम्परेचर पे गैस है तो वो फिर हाई टेम्परेचर पे उसको क्या बोलेंगे, गैस ही बोलेंगे। क्लियर। तो वाटर गैस एक अलग चीज है, वाटर गैस क्या होती है CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्लियर।